चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का 7-8 क्लास हो चुका था, वो क्लास आपका वाइंड अप हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस में करीब हम लोग 7-8 क्लास पढ़ेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, और इसमें बेसिक मेथड है और ट्रिक्स है। ये एक ऐसा लेसन है जिसमें नंबर ऑफ ट्रिक्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बेसिक से भी हम लोग बनाएंगे सारे क्वेश्चन को और एट द सेम टाइम उसका ट्रिक्स भी देखेंगे। 80% क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगेगा, ठीक है। तो सिनॉप्सिस कुछ एग्जांपल्स आज के क्लास में आपको दिया जा रहा है और फिर इसका पीडीएफ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लेकर बढ़ेंगे। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे सिनॉप्सिस के साथ में। सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर में, आखिर हम क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ना, वो सारा चीज़ उस पर दिखता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कंसेप्ट है, तो सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा लेसन है जो कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, इसका कुछ कंसेप्ट, कुछ कैलकुलेशन आपको दूसरे लेसन में भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। और तीसरी बात, ये हमारे होल लाइफ में ऑलवेज हमारे साथ रहता है। मीनिंग का बहुत सारा ऐसा लेसन है जो कि हमारे होल लाइफ में ऑलवेज नहीं रहता है, यानी इसका चर्चा हम लोग होल लाइफ में प्रायः एवरी डे एवरी टाइम करते रहते हैं कि ऐसा करेंगे तो इससे ये प्रॉफिट होगा, ऐसा करेंगे तो ये लॉस हो जाएगा। वो सारा चीज़ कैलकुलेशन करते हैं। बाजार में हम जाते हैं, कोई सामान परचेज करते हैं, नहीं इस दुकान से खरीदो, इतने % का बचत होगा, दैट इज़ प्रॉफिट, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है ना प्रैक्टिकली हम हर वक्त में ये बिजनेस करेंगे, ऐसा करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट होगा, 1 साल में इतने का टर्नओवर होगा, ये बचत होगा, तो इतने % के प्रॉफिट में हम चले जाएंगे। मीनिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा लेसन है जिसका यूज हम आप अपने रियल लाइफ में भी प्रायः एवरी डे एवरी टाइम करते रहते हैं, इसलिए भी ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन में आपका आता है, उसलिए भी हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ तो रहे हैं अभी केवल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही, लेकिन इन फैक्ट ये आपके रियल लाइफ में भी उतना ही यूजफुल लेसन है, क्योंकि आप जो भी छात्र अभी सुन रहे हैं मेरे बात को, बिल्कुल इस पर विचार करिए कि हर वक्त में आप प्रॉफिट एंड लॉस का ही चर्चा करते हैं। ऐसा करेंगे ये बेनिफिट होगा, ऐसा करेंगे ये लॉस होगा। ये क्या है? यही प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, ठीक है। हम ये व्यापार करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे तो 2 साल में यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, मीनिंग इतने प्रॉफिट में चले जाएंगे। ये सारा चीज़ जो है रियल लाइफ में हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं, इसलिए इसको फंडामेंटली बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। चलिए इसका क्या कंसेप्ट होता है, देखिए। जैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस का बात करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है कि हम जितने में खरीदते हैं, अगर इससे ज़्यादा में सेल कर देते हैं, ये सीपी है कॉस्ट प्राइस, ये एसपी है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, जितने में खरीदते हैं, सर्किल को साइज को देखिए, उससे ज़्यादा में बेच देते हैं प्रॉफिट होगा, जितने में खरीदते हैं उससे कम में बेच देते हैं लॉस होगा। बोले आप इतना में खरीदे इतना में बेचे लाभ मिलेगा, ये लाभ का केस हुआ। इतना में खरीदे इतना ही में बेच दिए हानि मिलेगा, तो ये हानि का केस हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को समझना है। अब यहां से आप इसको ऐसे देखिए, 100 रुपये में कोई सामान खरीदे थे, हम 150 रुपया में बेच दिए, ये एसपी ये सीपी, तो क्या मिला? लाभ मिल गया। 100 में खरीदे थे, 80 रुपया में बेच दिए, क्या मिला? तो घाटा हो गया 20 रुपये का। पूंजी लगा 100, आया 80 रुपया, तो 20 रुपये का घाटा। पूंजी लगा 100, आया 150 रुपया, तो 50 रुपये का फायदा। इसीलिए इसी से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि किसी भी वस्तु को जितने में खरीदेंगे उससे ज़्यादा मूल्य पर बेचेंगे फायदा होगा, जितने में खरीदेंगे उससे कम मूल्य पर बेचेंगे घाटा होगा। तो चलिए अब ये तो सिचुएशन आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली हम दिखा दिए, आगे बढ़ते हैं। आखिर सीपी एसपी ये सब है क्या? तो चलिए, सीपी हम लोग बार बार बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, किसके लिए? तो कॉस्ट प्राइस के लिए। ये किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वही मूल्य उसका क्रय मूल्य कहलाता है, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उस मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और ये आपको एसपी हो गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सेलिंग प्राइस। किसी भी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदेंगे सीपी, और किसी भी वस्तु को जिस मूल्य में बेचेंगे एसपी। एक मूल्य और अतिरिक्त में आता है यहाँ पर एमपी, हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु के लिए दुकानदार उस शहर के व्यक्तियों के परचेजिंग कैपेसिटी और उस वस्तु की उपलब्धता के आधार पर जो मूल्य खरीद मूल्य से बढ़ाकर अंकित करके लिखा होता है, उसी मूल्य को हम अंकित मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। इसका अर्थ क्या निकला? ये इमेजिनरी मूल्य है,
ठीक है। तो हम क्या बोले कि एक दुकानदार किसी वस्तु को जितने में खरीदा उससे बढ़ाकर अंकित करेगा, वही अंकित मूल्य होगा। लेकिन बढ़ाने का एक लिमिटेशन होता है, और वो लिमिटेशन हम आपको लैंग्वेज में बोले थे कि किसी भी शहर का दुकानदार उस शहर में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता, उस वस्तु की उपलब्धता और उस व्यक्ति की परचेजिंग कैपेसिटी के अनुसार ही उस वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर अंकित करता है। क्योंकि बोले कोई भी दुकानदार, एक ह्यूमन नेचर यही होता है कि हम कोई सामान 10 रुपये में खरीदे तो इच्छा होगा कि इसी को 1 लाख में बेच दे। 10 रुपये का चीज़ है, 1 लाख रुपया उस पर अंकित कर दिए, 1 लाख में बेच देते हैं, चाहे थोड़ा डिस्काउंट दे दिया ऐसा। लेकिन बोले ये लिमिटेशन है उसका, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का जो एक्चुअल सामान है वो सिर्फ मेरे पास नहीं है। सिर्फ मेरे पास होता ना तो हम कर सकते थे, सिर्फ मेरे पास नहीं है और के पास है, तो हम 10 रुपये के सामान को 1 लाख रुपया जब अंकित करेंगे तो हमारी दुकान में वो सामान पड़ा रह जाएगा। कोई 10 रुपये के सामान को 12 में बेच रहा है, कोई 15 में, कोई 20 में, उसके यहाँ ये सामान बिकेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको अंकित मूल्य का निर्धारण जो होता है उस शहर के व्यक्तियों की परचेजिंग कैपेसिटी, उस वस्तु की उपलब्धता और उसके बाद में उसके प्रति लोगों का जो एक इंटरेस्ट होता है, उस व्यक्ति का परचेजिंग कैपेसिटी, इन सारे को ध्यान में रखते हुए देखा जाता है। जैसे देखिए बोले एक पानी का बोतल, मिनरल बोतल जो कि 10 रुपये में आपके लोकल शहर में मिल जाता है, वही जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर होते हैं तो कम से कम 20 रुपये आपसे लेता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। एक मजबूरी की दूर, घर से दूर है, लेना मजबूरी है, बाहर का जहाँ तहाँ का पानी नहीं पिएंगे तो आप वही पानी पिएंगे, इसलिए एक मजबूरी आपका। दूसरा, आप घूमने के लिए गए हैं तो बोले घूमने के लिए कौन जाता है रियल लाइफ में? प्रैक्टिकली उसको सोचिए तो जिसके पास में सरप्लस मनी होता है, जो ऑलरेडी बहुत गरीबी में है, वो कभी गोवा घूमने नहीं जाता है, वो कभी जो है ना आपको तीर्थ स्थल पे घूमने नहीं जाता है, कभी भी वो जो है ना हिल स्टेशन पे घूमने नहीं जाता है, क्योंकि ठहरेगा कहाँ, पैसा नहीं है। इसीलिए घूमने वही व्यक्ति जाता है जिसके पास में पैसा कुछ सरप्लस बच जाता है, तो उसी पैसे को यूज करता है। तो बोले जब आप घूमने के प्लेस पर जाते हैं तो निश्चित रूप से लोगों का मेंटालिटी होता है कि हम पैसा खर्च करने के लिए आए हैं, तो 10 रुपये का चीज़ अगर 20 रुपया, इवन 30 रुपया में भी देता है तो वहाँ पर खरीदार इजीली मिलता है। इसीलिए क्या है कि ये एमपी वहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये 3 मूल्य होता है, ये इमेजिनरी मूल्य होता है, समझा दिया गया। अब आइए, जितने में आप वस्तु खरीदेंगे उससे ज़्यादा पर बेच देंगे तो लाभ होगा, ये प्रॉफिट का केस है। और जितने में खरीदे हैं उससे कम पर अगर आप बेचेंगे तो हानि होगी, ये लॉस का केस है। ये हम सर्किल से आपको दिखा रहे हैं, जितना में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचे लाभ हुआ, जितना में खरीदे उससे कम में बेचे हानि हो गया। तो चलिए अब यहाँ से फिल करिए कि आखिर लाभ यहाँ पर क्या मिलेगा। तो लाभ का क्या फॉर्मूला आ रहा है? तो SP माइनस CP, ये लाभ का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में हानि का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो हानि के केस में क्या, CP बड़ा है, SP छोटा, इसलिए CP माइनस SP, ये हानि हो जाता है। बोले लाभ का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही हो गया। इसी से जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो जितने रुपये का लाभ होता है वो ऊपर लिखते हैं, और बट्टा में कॉस्ट प्लस लाभ हानि, ऑलवेज कॉस्ट प्लस पर डिपेंड करेगा जब हम रुपीस में लाभ हानि का परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन इसमें 2 हिस्सा होता है, लाभ हानि का परसेंटेज का कैलकुलेशन 2 तरीके से आपको करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ में रुपीस में बात किया रहेगा और कुछ में रुपीस रहेगा ही नहीं, फिर भी लाभ हानि का परसेंट निकालने बोलेगा तो वहाँ पर आधार में इस जगह पर परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे वस्तुओं, बेचे गए वस्तुओं की संख्या को। जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम इन जनरल बात बोल रहे हैं कि लाभ हानि रुपीस में। ठीक है, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो जो प्रॉफिट है बट्टा में CP, ऐसा। जब आप हानि परसेंट निकालेंगे, रुपीज के प्रश्न में 50 में खरीदे 40 में बेचे, कितने परसेंट का हानि, तो वहां पर हानि जो भी होगा वो लिखते हैं, और बट्टा में ऑलवेज CP रहेगा रुपीज वाले प्रश्न में जब भी हम लाभ हानि निकालते हैं। तो चलिए ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ये एक फॉर्मूला भी है। तो उसके आधार से हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि लाभ और हानि का फॉर्मूला क्या है, लाभ और हानि प्रतिशत निकलता कैसे है, वो सारा चीज। चलिए अब यहाँ से हम लोग डिस्काउंट का बात करते हैं, छूट है ना, ये छूट। तो बोले जब कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर कुछ मूल्य घटा देता है, उसी घटे हुए मूल्य को जो कमी किया उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, छूट बोलते हैं। ये आपका डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट जैसे ही होगा तो उसमें अंकित मूल्य का नाम आ जाएगा, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को जो छूट देता है वो अंकित मूल्य पर दे सकता है और उसी पर देता भी है, और वो क्रय मूल्य पर कभी छूट नहीं दे सकता है, जिसको आप समझ लीजिए। देखिए कोई दुकानदार 100 रुपये में खरीदे, इसी में 20 रुपये का छूट देकर 80 रुपया में बेच दे, ऐसा ये पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं है, क्योंकि उसका पूंजी डे बाय डे घटता चला जाएगा। हम 1 लाख रुपया लगा दिए, 20,000
80,000 छोड़ दिए तो 80,000 रिटर्न आया, तो बोले 1 लाख रुपया पूंजी लगाएंगे और बेच करके 80,000 आएगा, फिर उसी 80,000 में रेंट देना है, स्टाफ पेमेंट देना है, बिजली बिल देना है, टैक्स वगैरह देना है, तो कहाँ से हो पाएगा ना। इसीलिए क्या है, ये सोच गलत हो जाता है। मीनिंग है दुकानदार वही छूट दे सकता है जो सबसे पहले अपने वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर लिख दिया, मीनिंग है अंकित मूल्य लिखे हुए हैं, और अंकित मूल्य पर वो छूट इजीली दे सकता है, जिसको हम दिखा देते हैं। बोले जब दुकानदार अंकित मूल्य पर भी ग्राहक को छूट देता है तो भी दुकानदार को फायदा होता है, उसको समझिए। दुकानदार को मालूम है कि ये सामान हम 100 रुपये में खरीदे हैं, लिख दिया 150 रुपया, ये अंकित हो गया। आप देखते होंगे हर दुकानदार का अपना टैग लिखा हुआ रहता है, कंप्यूटर से प्रिंट निकाला हुआ या मैनुअली हाथ से लिखा हुआ, ऐसा जो भी, तो ये अपने मन से उस पर 150 रुपया लिख दिया। बोले आप सोचिए कि 100 रुपया में खरीदा था दुकानदार, 150 लिखा है, लेकिन बोले खरीदते वक्त में हम उसके साथ तो नहीं थे, आप उसके साथ नहीं थे, इसलिए हम लोगों को नहीं मालूम है कि ये दुकानदार ये सामान कितने में खरीद कर लाया है। हम एक अंदाज लेते हैं, बोले वो खरीद कर लाया 100 में, लिख तो दिया 150, तो हम लोगों को तो 150 दिखेगा। इसी 150 में बोला कि हम 20% आपको छोड़ेंगे, 150 का 20% 30 रुपया छोड़ेगा, 150 में 30 घटाकर बेच दिया 120 रुपया में, ये सेलिंग प्राइस। पढ़िए 100 का सामान कितने में बिका, 120 में, तो यहाँ तो लाभ वो ले ही लिया, ठीक है। इसीलिए इससे हम लोग देखेंगे कि बोले एक तरफ दुकानदार अच्छा इंसान बनना चाह रहा है कि हम आपको 20% छोड़ते हैं, और फिर भी हम लोगों से वो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट ले चुका है। आप देख सकते हैं ना, 100 का चीज़ 120 में बिका है, तो दुकानदार को तो पॉजिटिव 20 आ गया ना, ऐसे 20 रुपया तो उसको फायदा ही हुआ। बोले कहने के लिए कह रहा है कि हम आपको छोड़ रहे हैं, जबकि आपसे वो 20 रुपया अर्न कर रहा है। यही होता है आपको डिस्काउंट, अंकित मूल्य पर आधारित, है ना। इसीलिए डिस्काउंट जब भी होगा याद कर लीजिए, अंकित मूल्य दिमाग में तुरंत ले आएगा। जिस प्रश्न में बोलेगा कि एक दुकानदार किसी सामान पर 20% का छूट देता है ऐसा, तो आप दिमाग में ले आए कि माना कि उस वस्तु का अंकित मूल्य X रुपया, क्योंकि डिस्काउंट जब भी देगा तो उसी अंकित मूल्य पर वो देगा, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया, हम लोग इसको भी समझ चुके हैं कि दुकानदार आखिर छूट कहाँ से देता है, तो अपने खरीद मूल्य को बढ़ा कर लिखा रहता है और उस मूल्य पर थोड़ा छोड़ता है। जब छोड़ भी देगा तो विक्रय मूल्य जो आएगा वो खरीद मूल्य से ऑलवेज ज़्यादा होगा, वो कभी भी कम नहीं होगा, ऐसा वो कैलकुलेशन किया हुआ रहता है। बोले हम 50% बढ़ा कर लिख देते, आप 20% छोड़ दे, 30% छोड़ दे, इवन 40% छोड़ दे, तो भी कुछ तो फायदा मेरा निकल ही जाएगा। यही होता है, हम 50% बढ़ाकर 60% नहीं छोड़ सकते हैं, फिर घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं, तो उसके आधार से ही ये कैलकुलेशन होता है। बोलिए हम 100 का 150 लिख दिए 50% बढ़ाकर, अब 60% छोड़ेंगे तो 150 का 60% 90 रुपया होगा, 90 छोड़ेंगे तो 60 में भी गया तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम जितना % बढ़ाकर लिखेंगे, छोड़ेंगे उससे थोड़ा कम % तो हम फायदे में रहेंगे, और हर दुकानदार यही करता है, बढ़ाता है 30% छोड़ेगा 10% तो फायदा तो उसको होगा ही। चलिए अब उसके बाद में हम आते हैं इस जगह पर, ये तो बोल ही दिए कि छूट वाले प्रश्न में ऑलवेज अंकित मूल्य रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस बात को लिखते भी हैं कि जिस प्रश्न में छूट दिया हो वह प्रश्न अंकित मूल्य मार्क पैस अंकित मूल्य पर आधारित होता है। इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए, जिस प्रश्न में डिस्काउंट होगा निश्चित रूप से वो प्रश्न आपको अंकित मूल्य पर आधारित हो जाएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर आधारित होता है। अब देखिए, अब यहां पर आता है कि सीपी से एसपी निकालने बोलेगा, कभी एसपी से सीपी निकालने बोलेगा, तो यहां पर उसके लिए लिखते हैं कि सीपी से एसपी प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुणा किया जाता है। ये सब हम लोग देखेंगे अभी एग्जाम्पल से, सीधा गुणा किया जाता है। इसी का दूसरा पॉइंट होगा, एसपी से सीपी प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुणा किया जाता है, उल्टा
गुणा किया जाता है। तो चलिए ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग अभी अभी देखेंगे। तो सीपी से जब भी एसपी प्राप्त करना हो, आप जो फ्रैक्शनल मान बनेगा उसका सीधा गुणा करेंगे, और एसपी से जब सीपी निकालना हो तो जो फ्रैक्शनल मान आएगा उसका उल्टा गुणा करेंगे। ये दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगा। चलिए उसके बाद में एक बात और, जब लाभ या हानि प्रतिशत, जब लाभ या हानि प्रतिशत वस्तुओं की संख्या पर आधारित हो, वस्तुओं की संख्या पर आधारित हो, तो आधार के रूप में जो बेस बनेगा, जो हम अभी चर्चा किए थे, आधार के रूप में बेचे गए वस्तुओं की संख्या रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके बारे में भी बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। बेचे गए वस्तुओं की संख्या को रखा जाता है, ये जाता है। देखिए, तो इस चैप्टर में प्रश्न 2 तरीके से आपसे बात करेगा। एक में क्या है, रुपीस का बात होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, माने 90% क्वेश्चन रुपीस पर होगा, 10% जो बच गया उसमें रुपीस नहीं होगा, ठीक है। उसमें वस्तु की संख्या केवल बोलेगा, और उसमें हम लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि वस्तु की संख्या वाले प्रश्न में जब भी लाभ हानि परसेंट कैसा होगा ये पूछ देगा, तो जो नीचे में आधार जो बनता है वो बेचे गए वस्तुओं की संख्या जो भी होगा उसको रखिएगा, वहाँ सीपी वाला मान नहीं रखाता है, ठीक है। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम आते हैं इन सारे बातों को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स लेकर के, तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये अब यहाँ पर सीधा हिसाब हो रहा है, 500 रुपये की वस्तु को 800 रुपया में बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। 500 रुपये की वस्तु को 800 रुपया में बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये देखिए। तो बोले ये तो सीधा हिसाब है ना, कि जब हम सामान को जितने में खरीदे उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन बोला कि 500 रुपये के सामान को 800 रुपये में बेचे जाने पर, तो बोले आपका सीपी 500 और एसपी हो गया 800। तो हम 500 के सामान को 800 में बेचे तो 300 रुपये का फर्क बना है, वो ज़्यादा है तो 300 रुपये का फायदा होगा, तो ये 300 का फायदा। और बोले ये रुपीज़ का प्रश्न है ना, सीपी रुपीज़ में है, तो आधार जो बनेगा वो सीपी बनेगा, तो 500 रुपया यही आपका आधार होगा, और गुना में 100 करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 60% हमारा उत्तर आ गया, देख रहे हैं, ये 300 500, तो 5 से 20 बार में 20 दिया 7, मीनिंग है लाभ कितने परसेंट का, तो 60% का, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए एग्जाम्पल 1, 500 रुपये की वस्तु को 800 रुपये में बेचे जाने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम कैलकुलेट कर लिए, उन दोनों का अंतर 300, बाय में सीपी और गुना में 100। चलिए तो हो गया। अब इसी जगह पर आते हैं हम, ये देखिए, 500 रुपये की वस्तु को 300 रुपया में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत क्या होगा, ये लॉस में आ गया। क्यों, 500 में खरीदे और 300 में ही बेच रहे हैं, तो 200 का घाटा हो रहा है। तो यहाँ जो लॉस परसेंट होगा उसके लिए 500 में 300 घटेगा, और बट्टा में बेस में 500 और इनटू में 100 होगा, तो ये आपका 40% लॉस हो जाएगा, जिस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उतार लीजिए इसको भी। सीपी से एसपी बड़ा होगा लाभ मिलेगा, सीपी से एसपी छोटा होगा हानि मिलेगा। तो इसी आधार से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, लाभ हानि का प्रतिशत। तो चलिए भी निकल चुका है। चलिए अब हम आएंगे एग्जाम्पल 3 पर, ये तो 2 हो गया था। अब एग्जाम्पल 3 पर आ जाइए। अब एग्जाम्पल 3 आपका एक लेवल केवल बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या बोलता है, देखिए, 500 रुपये की वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है, देखिए। अब
अब क्या बोल रहा है कि 500 रुपीज़ में हम कोई सामान खरीदे और उसको बेच दिए 15% लाभ लेकर के, तो ऐसा। तो बोले अब सीपी में हम लाभ जोड़ेंगे तभी मेरा एसपी निकलेगा, सीपी में लाभ जोड़ेंगे एसपी होगा। तो सीपी कितना है 500, और लाभ हानि परसेंट जब भी निकलेगा तो उसी सीपी का, तो 500 का 15%, यही बराबर में एसपी। बोले ये 75 है तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 575 रुपया आपका एसपी हो गया। इसीलिए किसी भी वस्तु को 15% लाभ लेकर बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए डिटेल्स में तो हम आपको दिखा दिए, सीपी में लाभ जोड़ेंगे एसपी निकल जाएगा, ये कैलकुलेशन कर चुके हैं। लेकिन देखिए जो नोट एक हम लिखा है कि सीपी से एसपी प्राप्त करते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होगा, उसका यूज हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना, वो कैसे, तो देखिए यही क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। ये जो 15% लाभ बोला है उसका मान 23/20 होगा, ये परसेंटेज में बताया जा चुका है। ये कैसे, तो 15% प्रॉफिट मीनिंग 115/100, 5 से काटेंगे 23/20। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो आ गया, और ये ऐसा सीपी है और इसी से एसपी। बोलिए सीपी दिया हुआ है, आपको एसपी निकालने बोला, तो सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होगा। आप ये सीधा गुना करेंगे तो 23/20 हो गया, यहाँ से 25 बार में कटेगा, और 25 को 23 से गुना करेंगे तो 575 आएगा। कैसे, 25 या 75 और 50 7 57, ये एसपी निकल गया। तो यहाँ यही चीज़ समझना, देखिए सीपी से एसपी निकालना था तो फ्रैक्शनल मान 23/20 का सीधा गुना यहाँ किया गया है, उल्टा होता तो 20/23 है ना। तो सीपी से एसपी निकालते समय लाभ का केस हो चाहे हानि का केस हो, आपको वो सीधा ही गुना करना पड़ेगा जो फ्रैक्शनल मान निकला। तो ये कंसेप्ट आप बार बार यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, तो आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। ये इसको हम लोग ट्रिकी अप्रोच में अडॉप्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है एक लिखते हैं 600 रुपये, अगला एग्जाम्पल ये 600 रुपये की किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए एग्जाम्पल 4, 600 रुपये के वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। तो अब सीधे ट्रिक पर आइए, 20% लॉस का अर्थ 80% का फ्रैक्शनल मान 4/5, ऐसा। आप सीपी से एसपी निकालने जा रहे हैं, सीपी से एसपी, ये सीपी है, एसपी डिमांड किया है। बोले सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होगा, तो ये 4/5 सीधा ही गुना कर देंगे, आपका आंसर आ गया 480 रुपया। ये सीपी था, हम सीपी से एसपी निकाल रहे थे, तो फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होगा, सीधा गुना कर चुके हैं, आंसर हो गया। तो चलिए ये एग्जाम्पल 4 भी हम लोग यहाँ पर देख लिए फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना से। अब आते हैं इसी का रिवर्स सिचुएशन, देखिए 5वां एग्जाम्पल, ये किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, सॉरी क्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य क्या होगा। बोले आपको ये जो बोला है ना 25% लाभ, ये 125%, 5/4 तो हो ही गया। आज 1200 रुपया में बेचने पर तो ये सेलिंग प्राइस है। अब ध्यान दीजिए, हम एसपी से सीपी निकालने जा रहे हैं, और एसपी से सीपी जब भी निकालना होगा तो आपको उल्टा गुना करना पड़ेगा फ्रैक्शनल मान का। फ्रैक्शनल मान तो यही निकला है, इसका उल्टा रिवर्स 4/5। बोले 5 से 240 बार में कटेगा, आपका ये 960 सीपी निकल जाएगा। इसलिए अर्थ क्या निकला कि किसी भी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर अगर 25% का फायदा हुआ है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको 960 रुपया था। क्यों 960 रुपया सीपी था, इसका 25% सीपी का ही लाभ हानि परसेंट निकलेगा, इसका 25% 1/4 निकालिए 240, 240 960 में जोड़ेंगे तो एसपी 1200 मैच कर गया। ओके है, बिल्कुल आंसर राइट है। इसीलिए यहीं पे आप समझ सकते हैं एसपी से सीपी निकालना था, इस फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करना पड़ा। चलिए अब फिर इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, ये किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर, या 4200 कर देते हैं, 4200 रुपया में बेचने पर 25% की हानि प्राप्त होती है, 25% की हानि प्राप्त होती है। क्रय मूल्य क्या है।
बोले 25% ये जो लॉस है इसका अर्थ क्या होता है 3/4। और ये 4200 रुपया क्या दिया है एसपी बेचने पर। बोले एसपी से आप सीपी निकालने जा रहे हैं, एसपी से सीपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना होगा, ये उल्टा कर दीजिए। 3/4 का उल्टा 4/3, 14 × 4 56, कितना आ गया आपको 5600 ना, ऐसे सीपी। देखिए बोले अब आपको जैसे बोला कि 4200 में बेचा फिर भी घाटा, फिल करिए 4200 में बेचा फिर भी घाटा, इसका अर्थ है सीपी 4200 से ज़्यादा था, इसीलिए इससे हम लोग हेल्प लेंगे कैसे, तो इसका उल्टा करेंगे तभी 4200 से ज़्यादा हो जाएगा। मीनिंग है 5600 रुपये का सामान था, हम इसको 4200 में बेचे तो 25% का घाटा हुआ, क्योंकि इसका 25% निकालिए 1/4 तो 1400, यही 1400 इसमें घटा देंगे तो 4200 मैच कर जाता है। चलिए ये आप आ चुके कैसा, तो 4 क्वेश्चन इसमें जो अभी पढ़े हैं कैसा था, ये 4 क्वेश्चन लास्ट वाला कि सीपी से आप एसपी निकालते थे लाभ हानि केस में, सीपी से एसपी लाभ हानि केस में फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना करते थे, 2 क्वेश्चन हो गया। एसपी से सीपी निकालते थे लाभ हानि केस में फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करते थे, ये 4। अब ये जो 7वां नंबर एग्जाम्पल है इसमें एक ही क्वेश्चन में दोनों परिस्थिति मिलेगा, एसपी से सीपी निकालना पड़ेगा और फिर सीपी से एसपी निकालना पड़ेगा। जब हम एसपी से सीपी निकालेंगे फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करेंगे, और जब सीपी से एसपी निकालेंगे फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना करेंगे। जैसे देखिए किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है। ये 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस। देखिए अब बोला किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे बनेगा, देखिए किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर यहाँ फिल करेंगे 20% की हानि, तो 20% लॉस 80% 4/5 और 25% का लाभ 5/4 हो गया। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 800 रुपया में बेचे जाने पर 20% की हानि, बोले 800 में बेचा 20% का हानि, तो आप क्या कर रहे हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, पढ़े हुए हैं। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उल्टा गुना, इस 4/5 का उल्टा कर दीजिए 5/4, तो ये एसपी था 1, अब यहाँ से 4 से 2 1000, ये सीपी निकल गया। बोले यही 1000 के सामान को आप 800 में बेचे थे तो सही है, 20% का घाटा हो रहा था। बोला इसी सामान को आप 25% लाभ लेकर बेचना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, बोले आप सीपी से एसपी निकालने जा रहे हैं तो ये फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना होगा 5/4, तो ये 1250 रुपया आपका आ गया, जो आपको SP2 मीनिंग है, यही फाइनल आंसर हो गया। तो क्या किए, एक बार एसपी से सीपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना किए, एक बार सीपी से एसपी निकालते समय फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना कर दिए, तो ये मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए ही आपको अब यहाँ से ट्रिक पर ध्यान देना है। देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये जैसे बोलता है कि 20% की हानि तो 80% और 25% का लाभ तो 125%, ये 2 मान मेरे दिमाग में है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में नहीं जाना, सीधे 20% हानि तो 100 में 20 घटाइए 80, और 25% फायदा तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125। अब आइए यार सब हम लोग क्या करेंगे, टारगेट को फिल करेंगे। देखिए बोले क्या करने बोल रहा है, घाटा हो रहा था, बोल रहा है फायदा प्राप्त करिए। बोले लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए विक्रय मूल्य जो भी मेरा है उसको क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, तो मेरा जो भी सेलिंग प्राइस है उसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जितना में हम बेच रहे हैं घाटा हो जा रहा है, हम चाह रहे हैं प्रॉफिट हो तो उससे ज़्यादा में बेचेंगे। तो लॉस को प्रॉफिट में बदलने के लिए विक्रय मूल्य जो भी अभी है उसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए 125 ऊपर और 80 नीचे, और बोले इसको सॉल्व करिए, तो जैसे सॉल्व कर रहे हैं तो 1250, ये आपके प्रश्न का आंसर। इतना जल्दी देखिए, बस इसी में इसका उत्तर है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप इतना इजीली बना सकते हैं, तो आप इजीली डील कर लीजिए इस हिसाब से। अब हम आते हैं इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के 8वां में।
देखिए, किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, ऐसा लिख दिए, और इस जगह पर 20% की हानि, 20% हानि प्राप्त करने के लिए ऐसा। देखिए, किसी वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20% हानि प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। अब बोलिए, यहाँ पर लाभ को हम हानि में बदलना चाहेंगे। 20% लाभ का मान बोलिए और 20% हानि का मान बोलिए, और यहाँ से 1800 रुपया ये आपका सेलिंग प्राइस है। चलिए, इस बार क्या काम करने दे रहा है, लाभ को हानि में बदलना है। तो बोले प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए, प्रॉफिट को लॉस में बदलना है तो विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, कम कर देंगे। हम 1800 में बेचते हैं, फायदा हो रहा है, हम घाटा चाहते हैं तो विक्रय मूल्य को कम कर देंगे। तो प्रॉफिट को लॉस में बदलने के लिए विक्रय मूल्य को कम करना पड़ेगा। तो 80 ऊपर और 120 नीचे। अब इसको काटिए, 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, तो 6 दूना 1200। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। कितना में बेचना पड़ेगा, तो 1200 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा। क्यों, 1800 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हम सीपी निकालते हैं। 20% 6/5, ये 5/6 कर दिए। मीनिंग मेरा सामान था 1500 रुपये का, ये सीपी निकाल लिए, ठीक है, SP1। आज हम 20% का हानि प्राप्त करने के लिए इसको कितने में बेचेंगे, तो 80% में बेचेंगे। इसका 80% बेचेंगे तो 1200 रुपया ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ दिखा दिया गया, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है और पूरा चैप्टर में ट्रिक्स काफ़ी लगेगा, ये आपको यहाँ से आभास हो रहा है। स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आपका ऐसा मिल रहा है। इसीलिए जब भी हम सीपी से एसपी निकालेंगे, फ्रैक्शनल मान का सीधा गुना करेंगे, लाभ हानि दोनों केस में। जब हम एसपी से सीपी निकालेंगे, फ्रैक्शनल मान का उल्टा गुना करेंगे, लाभ हानि दोनों केस में। तो चलिए, ये भी हम लोगों का डील हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का आपको सिस्टम था, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। चलिए, अब आते हैं एग्जाम्पल 9 में। 9 तो 9 एक छोटा एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन आपका परसेंटेज चैप्टर में मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा, तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन उसको मान सकते हैं, लेकिन वो यहाँ भी हम देख सकते हैं। देखिए, ऐसे किसी वस्तु का मूल्य 18 रुपया प्रति किलोग्राम से 20 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। इसका अर्थ क्या निकला कि कोई सामान ऐसा था जो पहले 18 रुपया पर केजी मार्केट में था, लेकिन अब 2 रुपया पर केजी बढ़ते हुए 20 रुपया पर केजी उसका मूल्य हो गया। बोले ऐसा जब भी होगा तो एक आदमी अपने खपत मीन्स कंजम्पशन को कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, एक्सपेंडिचर, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, इसका अर्थ क्या निकला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए। कोई एग्जामिनेशन आप देंगे, सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली यूजफुल है। बोला किसी वस्तु का मूल्य 18 रुपया पर केजी से 20 रुपया पर केजी होगा। बोले ऐसा क्वेश्चन आप पढ़े हुए परसेंटेज में, कैसे पढ़े थे, वहाँ तरीका दूसरा था। वहाँ सीधे बोलता था कि किसी वस्तु का मूल्य 11.1/9% बढ़ जाता है तो खपत में कितने % का कमी किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो बोले 11.1/9% बढ़ जाता है, तो आप ये लिखकर 100 में इसको जोड़ते थे ऐसे और गुना में 100 करते थे, तो ये आपके प्रश्न का आंसर देता था। इसी से ये उत्तर आ जाएगा। देख भी सकते हैं, 1199 100/9, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1000 ना, 999 1000, तो ये 9 ऊपर 1000 ऐसे और गुना में 100। अब इसको देखिए, 9 कट गया है, 10 20 10 ऐसे, ये आपका उत्तर आ गया 10%। मीनिंग हम ये रफ करके दिखाए हैं कि यही क्वेश्चन आपको ऐसे परसेंटेज में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे बनता था। अभी क्या किया, परसेंटेज चेंज, क्वेश्चन खुल के नहीं बोला, उसको छुपा दिया है कि 18 रुपया से 20 रुपया पर केजी। बोले यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो 18 था वो 20 हो गया, तो पहले निकालना पड़ेगा कि मूल्य कितना % बढ़ा है। तो 18 से 20 2 बट्टा में 18 और गुना में ऐसा, तो यही 11.1/9% का मूल्य वृद्धि हुआ है। तो खपत कितना % कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो उसके लिए तो पड़े हुए हैं x/100 + x, याद करिए x/100 + x × 100, वही सेप लिए हैं, तो उत्तर आ गया है 10%। ये हमारा आंसर हो गया।
गया, इतने % का कमी खपत में करना पड़ेगा। तो ये इससे बन जाएगा। लेकिन बोलिए परसेंटेज में जब तक आप पढ़े थे तो इस मेथड से इसको बनाए थे, लेकिन अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम ये क्वेश्चन आपको ला दिए हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये काम नहीं करना है, ये और इजीली बनेगा। जब क्वेश्चन बोलता है कि मूल्य 18 रुपया पर केजी था, आज 20 रुपया पर केजी हो गया, खपत कितना % कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे इन्हीं दोनों का अंतर, जैसे 20 माइनस में 18 ऐसे, और बाय में नया मूल्य, बाय में नया मूल्य और गुना में 100, आपका उत्तर आ गया 10% कमी। इतना ही काम करना, ये ट्रिक हो गया ऐसा। तो बोले इतना इजीली बन जाएगा, उससे भी दिखा दिए, इससे भी दिखा दिए। ये मेथड आप यूज करेंगे तो नीचे में ऑलवेज क्या होगा, नया मूल्य याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो दोनों का अंतर, आप बाय में नया मूल्य कैसे निकालते हैं, अंतर और बट्टा में नया मूल्य और गुणा में 100, अंतर बट्टा में नया मूल्य और गुणा में 100। तो यही इस तरह के क्वेश्चन को इजीली डील कर देगा। तो चलिए अभी क्या हुआ कि मूल्य 18 से 20 हुआ तो खपत को कम करना पड़ा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर आते हैं कि मूल्य में कमी हो जाएगा तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा ताकि खर्च आपका अपरिवर्तित रहे। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिखाते लगे। आज यहाँ पे वस्तु का मूल्य 18 से लेकर के हम ये 16 कर देते हैं, ठीक है। 18 रुपया प्रति किलोग्राम से 16 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है। एक व्यक्ति अपने खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे, ये बढ़ा दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो बोले कंसेप्ट तो यही है ऐसे जगह पर, अंतर बाय में नया और मूल्य गुना में 100। बोले 18 से 16 तो अंतर आप सीधे 2 लिखेंगे, कॉपी के लिए हम समझाने के लिए ऐसा लिखते हैं। और बट्टा में वर्बली यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम नया मूल्य, न्यू रेट। तो बोले नया रेट कौन सा, 16 और गुना में ऐसा। बोले ये आपका 2 8 तो 1/8 हो गया, 12.5% हो जाएगा सॉल्व करके, मीनिंग इतना % वृद्धि करना पड़ेगा तो आपका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। इसीलिए इसको आप चाहे तो परसेंटेज में डील करके है ना उस पे भी जा सकते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम लोग उस पर नहीं जाते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं तो सीधा इन दोनों मूल्य का अंतर लेते हैं और बट्टा में फिर लिख देते हैं नया मूल्य, बस ये ध्यान रखिएगा। तो उससे ये उत्तर इजीली आ जाता है। तो हर क्वेश्चन का अपना एक शॉर्ट मेथड होगा, उसी मेथड पर विशेष ध्यान देना है। बेसिक कंसेप्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए भी हम लोग उसको सीखते हैं। अब यहाँ आगे आते हैं कुछ एग्जाम्पल 10 पर। तो देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20% छूट देकर भी 8% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, ऐसा। इसको हम समझाने के लिए थोड़ा इजी हो, 8 को फिलहाल 10 लिख देते हैं, 20 10। देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा एक दुकानदार के मन में आया कि हमारे यहाँ जो भी ग्राहक है उसको हम ये दिखाएं कि हम आपको छोड़ते भी हैं कुछ पैसा, बाकी दुकानदार नहीं छोड़ा, हम छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दुकान चलाने के लिए प्रॉफिट तो उसको चाहिए। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, उसका इच्छा है कि कस्टमर को 20% डिस्काउंट देंगे और आंतरिक इच्छा है कि फिर भी हमको छुपे रुस्तम 10% का फायदा मिल जाना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए उसको गड़बड़ करना पड़ेगा। तो वही गड़बड़ी क्या है कि वस्तु के मूल्य को कितना % बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, ये सब गड़बड़ी है। इसीलिए डिस्काउंट एक्चुअल में कोई भी चीज़ नहीं है, वो एक चीटिंग केस होता है। हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि हम आपको इतना % छोड़ रहे हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, हमसे वो प्रॉफिट ले ही रहा है फिर भी, ठीक है। तो चलिए, हम आपसे क्या बोले कुछ देर पहले कि जिस प्रश्न में डिस्काउंट होगा उस प्रश्न में अंकित मूल्य आ जाएगा। तो चलिए, इसको बेसिकली बनाने के लिए अंकित मूल्य आपको मानना पड़ेगा 100 रुपया, एक्स भी मान सकते हैं। दुकानदार लिख तो दिया सामान को 100 रुपया में, ग्राहक जब भी आएगा तो 20% छोड़ेगा, तो इसी अंकित मूल्य पर उसको छूट मिलेगा। तो 100 का 10% 20% है ना, तो 20 रुपया लिख दीजिए सीधे ये। तो बोले सेल कितने में होगा, 100 में 20 घटाकर 80 में। 100 रुपया लिखा था, 20% छोड़ेगा, 80 रुपया में बेचेगा। और बोले 80 में बेचने के बावजूद भी उसको 10% का लाभ मिल जाएगा। तो बोले 80 में बेचा और 10% का लाभ मिला, तो ये 11/10। बोले अभी अभी तो पढ़े हैं कि एसपी से हम सीपी निकालने जा रहे थे, इसका उल्टा गुना कर देंगे जो 10/11 हो गया, मीनिंग ये 800/11। यही उस दुकानदार का उस वस्तु का क्रय मूल्य है,
ठीक है। तो ये आपका जो है 800 बट्टा 11 रुपया CP। बोले इसी को कितना लिख दिया है वो 100। तो अब क्वेश्चन आपका सीधा आ गया, इससे ये कितना प्रतिशत ज़्यादा है, आपका उत्तर आ रहा है इससे ये कितना % ज़्यादा है, तो 100, 800, 11 और इससे या CP नीचे आएगा ऑलवेज और गुना में 100, चूंकि रुपीज़ में बात है तो CP नीचे आएगा। देखिए नीचे यहाँ रखे हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो ये 1100 में 800 चला गया तो 300, 11 11 कट गया, नीचे में 800 और इंटू में 100। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये 37.5% आ गया। मीनिंग है हम लोग उस प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं कि जब कोई दुकानदार अपने ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देकर भी 10% का लाभ प्राप्त करना चाहेगा तो उसके मूल्य को 37.1/2% बढ़ाकर अंकित करना पड़ेगा, जो आपका आंसर आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद में हम इसी के लिए एक छोटा शेप लेकर आते हैं जो इसका ट्रिकी अप्रोच कहलाएगा। उतारिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग आप एग्जामिनेशन पास करेंगे, जब तक जॉब होगा तब तक ये क्वेश्चन बीच में बार बार मिलता रहेगा। किसी भी सेट प्रैक्टिस में, किसी भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये मिल सकता है। अंक भले वो अलग करेगा, हम अंक पे विचार नहीं कर रहे हैं, पैटर्न पे विचार कर रहे हैं, इसीलिए पैटर्न ऐसा ही रहेगा। चलिए अब यहाँ तक तो आ गए, हम आते हैं इसी को वर्बली कैसे डील कर लेंगे उस मेथड पर। तो बोले इतने बड़े क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। इसी चीज़ को सीखना है, समझना है और एडॉप्ट करना है, अप्लाई करना है एग्जामिनेशन हॉल में। बोले एक दुकानदार ग्राहक को 20% छोड़ेगा फिर भी 10% का फायदा लेगा तो वस्तु के मूल्य को कितना % बढ़ाना पड़ेगा। ये इजीली कैसे बन जाता है उसको देखिए। बोले 20% छोड़ेगा तो रिसीविंग 80 और 10% फायदा तो रिसीविंग 110। बोले छोड़ेगा तो 100 में घटा दीजिएगा और फायदा लेगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा। 20 छोड़ा 80, आपको 10 फायदा 110। अब यहाँ निकालिए सीधा इस 80 से 100 कितना, 110 कितना % ज़्यादा है, तो अंतर 80 में से लगा तो नीचे और गुना में 100। बोले इसको हम सॉल्व कर दिए 37.1/2%, ये आपका आंसर हो गया। अब ये फिल करिए कि इतने बड़े क्वेश्चन को आप 100 मानकर बनाइए, चाहे XYZ मानकर बनाइए, उससे तो बनेगा ही, टाइम आपको इनफ लगेगा। इसीलिए हम लोग इसके लिए ये मेथड अडॉप्ट करेंगे और इस एक मेथड पर, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस पर इसी को 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम इसका अगले क्लास में आपको देंगे। एक एग्जाम्पल 10 हो जाएगा, उसके बाद में हम एक्चुअल में आपको आ जाएंगे फिर 11 नंबर एग्जाम्पल लेकर के। ऐसा तो एक क्लास और आपको जो ना इसी प्रकार से हम कुछ कंपाइल कर देंगे और तब फिर हम लोग अपने PDF से उसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं हम बाइफरकेट करके दिखा रहे हैं सिचुएशन को कि बेसिक मेथड से तो बनता ही है, लेकिन हम ट्रिकी से बनाते हैं तो समय का कितना डिफरेंस हो जाता है, कितना समय हमारे फेवर में हो जाता है, कितना समय हमारा बच जाता है, इसको आपको देखना है। और इसी मोटिव से हम लोग ऐसे ऐसे क्लास को अच्छे तरीके से समझेंगे, बार बार पढ़ेंगे। तो बार बार जब तक वीडियो दिया रहेगा आप उसको देखेंगे भी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हो जाएगा आपका मैथ्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, अरिथमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है। हम आपसे बोले इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत जरूरी होता है लाभ हानि को समझने के लिए, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को इतना इजीली बना सकेंगे। इसी का एग्जाम्पल और भी दिया जाएगा, जो नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल 11-12 ऐसा अगले क्लास में आएगा अल्टरनेट में। ठीक है, तो आपका क्लास जो TTS में चलता है उसी के लिए आप जो है आज क्लास कर लिए, फिर इसका अगला जो है अल्टरनेट डे में पड़ेगा क्लास, तो TTS के हिसाब से, तो उसमें इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आराम से ऐसे क्वेश्चन का फेयर कॉपी आप जरूर किया करिए। फेयर करके उसको एक जगह पर जमा करेंगे तो फिर वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, इसी कॉपी को बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो दोबारा बार बार अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यूट्यूब से सारा वीडियो धीरे धीरे मिनिमाइज कर दिया जाएगा। हमारा अपना जो चैनल बन रहा है उस चैनल का नाम कैरियर एडुकेशन करके है, वो आपको बताया जाएगा। अभी नहीं, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड होगा, अभी वो उस पर नहीं है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। तो हमारे पुराने छात्र सभी उसी ऐप पर चले जाएंगे और उसी ऐप से पढ़ेंगे। और जिस दिन आप ऐप पर आ जाएंगे तो हम यूट्यूब पर वीडियो कम देंगे, है ना। ये सब जो लाइव चल रहा है ये सब वीडियो हट जाएगा और कुछ सिलेक्टेड वीडियोज ही उस पर डाला जाएगा। वो एक एडवर्टीजमेंट होता है पूरे मार्केट में बने रहने के लिए। ठीक है, तो वो है आप जो पढ़ेंगे वो सीधे हमारे कैरियर एडुकेशन ऐप पर पढ़ेंगे, जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका इन्फॉर्मेशन हम खुद देंगे, आप बेचैन ना हो, उसको अभी से आप सर्च मारना शुरू नहीं करिए। ठीक है, सिस्टम हम बताएंगे तभी आप उसको यूज भी कर पाइएगा। उसमें ऑनलाइन आपको टेस्ट देने का भी व्यवस्था हम कर देंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे, आपका खुद रिजल्ट आ जाएगा, कितना नंबर आया, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, आपका क्या स्कोर फाइनली हुआ, वो सारा चीज़ में दिखेगा। उसके बाद में बहुत
बहुत सारा PDF दिया रहेगा प्रैक्टिस के लिए, नया नया PDF भी उस पर डाला जाएगा, वो आप उससे भी कर सकते हैं, उसको एक्स्ट्रा में आप पढ़ते रहेंगे और उसके बाद में जो क्लास चलता है वो बिल्कुल इसी प्रकार से उस ऐप पर चलता चला जाएगा, जो यूट्यूब धीरे धीरे हम उसको बंद कर देंगे, माने कम कर देंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखा जाए कि यूट्यूब पर अभी जो वीडियो है आप उसका एंजॉय कर लीजिए, देख लीजिए जितने बार देखना है, बाद में वो आपको सीधे ऐप पर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।